आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, रिबेट या क्रेडिट ऑन डोनेशन, क्रेडिट किस पे दिया जा रहा है बच्चे? डोनेशन पे। डोनेशन कहते हैं चैरिटी को। एक पर्सन, उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा या रिबेट अलाउ होगा किस पे? डोनेशन के ऊपर, चैरिटी के ऊपर, या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, या सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन वो जो सब्सक्रिप्शन पे की जाएगी वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पे होनी चाहिए। किसके थ्रू? बैंकिंग। किसके थ्रू पे होनी चाहिए? बैंकिंग चैनल के थ्रू पे होनी चाहिए, थ्रू बैंक पे होनी चाहिए। अगर आपने कैश पे कर दिया तो कैश की सूरत में, कैश का मतलब यहां पे ये नहीं है, कैश का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी। आप पैसे दे रहे हैं, और पैसे कैसे दे रहे हैं? बैंकिंग चैनल के थ्रू। अगर आप कैश पे करेंगे, कैश, तो फिर ये क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्रेडिट अलाउ करने के लिए आपने जिस इदारे को देना है वो इदारा भी अप्रूव होना चाहिए। दो बातें बोली। पहला, हमने अगर कैश पे करना है तो कैश बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर होगा, मतलब चेक इशू कर दें, पे ऑर्डर दे दें, डिमांड ड्राफ्ट दे दें, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से दूसरे के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के अंदर, तो फिर बैंकिंग चैनल माना जाएगा। बट अगर आपने कैश दे दिया तो फिर ये क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा किन किन इदारों को देंगे क्रेडिट अलाउ होगा? बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, या किसी यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में जो किसी पाकिस्तान के कानून के तहत बनी हुई है। बताएं, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल या कोई रिलीफ फंड जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुआ होगा, और उसको चला कौन रहा है? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। तो क्या हुआ? कोई भी तालीमी इदारा, हॉस्पिटल या कोई रिलीफ फंड, तालीमी इदारा, हॉस्पिटल या रिलीफ फंड जिसको फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट रन कर रही है। तीसरी बात, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, या कोई भी ट्रस्ट या कोई भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अप्रूव्ड हो टैक्स अथॉरिटी से, वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए बनी हुई हो, किसी तालीमी पर्पस के लिए, या किसी चैरिटेबल मकसद के लिए, वेलफेयर के लिए बनी हुई हो, और उसका मकसद या तो स्पोर्ट्स को, ठीक हो गया, प्रमोट करना हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटीज या फंड जिनका नाम 13 शेड्यूल में लिखा हुआ है। कौन सा शेड्यूल? 13 शेड्यूल में इदारों के नाम दिए हुए कि अगर इन इदारों में से किसी भी इदारे को या इदारों को आपने चैरिटी डोनेशन पे किया तो उस डोनेशन की अमाउंट पे हम आपको क्रेडिट छूट दे देंगे, आपको उतनी अमाउंट का टैक्स कम देना होगा, और उसकी एक कैलकुलेशन है, वो समझाता हूं मैं अभी। तो अभी तक जो बातें पढ़ी हैं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किसी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी को जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बनी हुई हो, कोई भी तालीमी इदारा, हॉस्पिटल या रिलीफ फंड जिसको फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट रन कर रही हो, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो टैक्स अथॉरिटी से अप्रूव हो, जिसका मकसद रिलीजियस हो, तालीम हो, चैरिटेबल, वेलफेयर हो, या खेलों को प्रमोट करना हो।
या हर वो इदारा जिसका नाम 13वें शेड्यूल में मौजूद है। बताएं, बात समझा पाया? सब लोगों को समझ आ गई? चले जी बच्चे चैरिटेबल का पर्पस क्या होता है? रिलीफ देना गरीब गुरबा लोगों को, तालीमी मकासद के लिए, मतलब किसी को किताबें खरीद के दे दी गई, किसी की तालीम का मसला था उसको तालीम हासिल करवाना, ठीक हो गया। मेडिकल रिलीफ, कोई बीमार है, बीमारी के आलम में उसके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए काम कर देना। या एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, या किसी भी तरह का, जैसे पानी का किसी का इशू चल रहा है किसी सोसाइटी का, उसके हल के लिए, कुछ इस किस्म के कामों के लिए करना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इदारे होते हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, लेकिन मैं इसकी फिर भी डेफिनेशन आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मींस कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, लेकिन वो क्या नहीं होगा, विच इज एस्टैब्लिश, जो बना है रिलीजियस के लिए, रिलीजन, एजुकेशन, चैरिटेबल, वेलफेयर पर्पस के लिए, फॉर जनरल पब्लिक के लिए, या फॉर प्रमोशन ऑफ एन एमेच्योर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक हो गया। इसी तरह से रजिस्टर्ड किसी भी कानून के तहत हो एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पाकिस्तान में ट्रस्ट एक्ट है 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, इसी तरह से है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925, या अप्रूव्ड हो बाय कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, कमिश्नर से अप्रूवल ले ली और खास मुद्दत के लिए ले ली। नन ऑफ इट्स एसेट, इसके कोई भी एसेट्स इस्तेमाल नहीं होंगे जाती फायदे के लिए, प्राइवेट बेनिफिट के लिए, बल्कि किस लिए इस्तेमाल होंगे, फॉर द वेलफेयर, चैरिटी। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आपने रिटेन करना है। अच्छा, अब हम समझने लगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। इसकी कैलकुलेशन को जरा समझिएगा। अभी तक हमने 3 पढ़ लिए, अब हम 4th वन पढ़ने वाले हैं। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करना है बच्चे? टैक्स लायबिलिटी। बच्चे बात क्लियर हुई? डिवाइड किससे करेंगे? जवाब साहब किससे डिवाइड करेंगे? शाबाश। टैक्स लायबिलिटी को अगर हम टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दें तो ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज टैक्स रेट। शाबाश, एक्सीलेंट। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने अमाउंट से। किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है? ठीक हो गया, ये टैक्स क्रेडिट की अमाउंट है। बात खत्म होगी, इतनी सिंपल सी बात है। अब बात थोड़ी सी आगे फर्दर करता हूं। अमाउंट कौन सी? जी शाबाश, अमाउंट। थोड़ा सा और, क्योंकि इसके बाद मैंने इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करनी है। अली भाई, अमाउंट अगर आप डोनेशन कर रहे हो एसोसिएट को, रिलेटेड पर्सन को, या चैरिटी या डोनेशन कर रहे हो टू अदर, वो एसोसिएट नहीं है। अच्छा, अगर वो अदर है, एसोसिएट नहीं है, तो फिर इंडिविजुअल या एओपी के केस में आपने कंसीडर करना है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम
और कंपनी के केस में बचे 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और डोनेशन, अच्छा ये अभी फिल वक्त इतनी बात समझ लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको। इंडिविजुअल एओपी के केस में क्या करना है, 30% ऑफ, और डोनेशन अगर एसोसिएट को की जा रही है फिर इंडिविजुअल और एओपी के केस में 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का कितने परसेंट, और अगर कंपनी है तो फिर 10% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का कितने परसेंट बचे, 10%। अगर कंपनी है तो 10% टैक्सेबल इनकम का, इंडिविजुअल एओपी है तो 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इन सब अमाउंट्स के साथ एक अमाउंट ये कैलकुलेट होगी, और अमाउंट ऑफ डोनेशन हर एक केस में हमने कंसीडर करनी है अमाउंट लोअर ऑफ। अब समझ लिए ये बात, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, अमाउंट ऑफ डोनेशन, इन दो अमाउंट्स में से एक अमाउंट ये होगी और एक अमाउंट ये होगी, इन दोनों में से जो अमाउंट क्या होगी लोअर, वो कंसीडर करें। अगेन 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम और अमाउंट ऑफ डोनेशन, इन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगी। अगेन 10% ऑफ टैक्सेबल इनकम और अमाउंट ऑफ डोनेशन, इन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगी। अगेन 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम और अमाउंट ऑफ डोनेशन, इन दोनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट लोअर होगी। ये बात क्लियर हो गई। इस लोअर ऑफ अमाउंट को हमने यहां पे पिक करना है और इस एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके टैक्स रेट कैलकुलेट करना है, टैक्स क्रेडिट, सॉरी। समझा पाया हूं बात, न्यूमेरिकल से समझे आप, प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह। अब पढ़ भी लेते हैं। टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका बताया, टैक्स लायबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम ऑन द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन, डोनेशन की एक्चुअल अमाउंट। और अगर इन काइंड डोनेशन की जा रही है, मतलब कोई घर दिया जा रहा है, गाड़ी दी जा रही है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। और सेकंड वन क्या है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में 20% है तो 30% बाकी हालात में, तो बाकी हालात में कंपनी अगर निकाल दें तो बाकी क्या बचा, इंडिविजुअल और एओपी। अब देखिए, अगर रिबेट ऑन डोनेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो विच इज ए ओवर बी। ए क्या है, टैक्स लायबिलिटी, और बी क्या है, टैक्सेबल इनकम। Same average rate of tax shall be taken for the purpose of rebate under section 61 and 63। कहता है ये टैक्स लायबिलिटी के लिए जो आपने रिबेट कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करते हुए टैक्स लायबिलिटी की और टैक्सेबल इनकम की अमाउंट सेम यूज करनी है। However, where donation is given to an associate, अगर डोनेशन किसको दी जा रही है तो फिर रेट क्या होगा। अगेन एक्चुअल अमाउंट वही रहेगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वही रहेगी, लेकिन 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम होगी और 10% होगी इन केस ऑफ कंपनी। और इंडिविजुअल और एओपी के केस में कितनी हो गई, सिंपल सी बात है, 50% अमाउंट रिड्यूस हो गई। पहले 20% रेट था कंपनी के लिए, कितना हो गया, 10%। 30% रेट था इंडिविजुअल और एओपी के लिए, 50% रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, 15%।
ठीक हो गया जी बच्चे। न्यूमेरिकल बच्चे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल D1, मिस्टर अख्तर डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स रेलिवेंट टू द टैक्स ईयर 2008। सैलरी कितने लाख की है? फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज ए फुल टाइम टीचर। टैक्सेबल अदर सोर्स कितना है? 10 लाख 20,000। विरासत मिली अंडर इनहेरिटेंस, आपको पता है ये तो टैक्सेबल नहीं है। ज़कात पेड 1,48,000 डिडक्टेबल अलाउंस। डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बैंकिंग चैनल, कितनी अमाउंट है बच्चे? 15 लाख। हमें कहा जा रहा है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाए। करें जी कैलकुलेट। फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं बच्चे। रुपीज में इंफॉर्मेशन जी बच्चे। टैक्सेबल सैलरी ₹40 लाख है बच्चे। टैक्सेबल अदर सोर्स ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और इनकम? बस यही है जी। इनका टोटल कीजिएगा जी 5,020,000। ये टोटल इनकम है। लेस ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, कितनी अमाउंट है? 148,000। टैक्सेबल इनकम जी बच्चे, यही फिगर बन रही है। अब बच्चे हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इंडिविजुअल एओपी या कंपनी? इंडिविजुअल। अब हमें देखना है सैलरीड या नॉन सैलरीड। अब देखिए बच्चे 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 4.872 मिलियन मल्टीप्लाई करें 100 से, ग्रेटर देन 75%, 82% आ गया बच्चे। ग्रेटर देन 72% होता ना 82%, के लेस देन है? ग्रेटर है। तो सैलरीड केस आपको ये कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं करता हूं जी बच्चे। ठीक हो गया, सैलरीड केस हो गया जी बच्चे। ठीक हो गया बच्चे। हमारी अजम्पशन होती है पॉजिटिव अजम्पशन। हम अपनी पॉजिटिव अजम्पशन ये लेते हैं कि अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर उसने ना बताया हो रेजिडेंट है या ना बताया हो नॉन रेजिडेंट है, तो हमेशा अजम्पशन क्या होगी? रेजिडेंट। अब जैसे उसने नहीं बताया कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पे हुई है या कैश में पे हुई है, तो हमारी अजम्पशन क्या होगी? बैंकिंग चैनल। दूसरी बात, अब ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, हमारी पॉजिटिव अजम्पशन क्या बनती है कि वो ज़कात एंड ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे हुई।
तो हमेशा अजम्पशन आपने जो भी यूज करनी है वो पॉजिटिव अजम्पशन यूज करनी है, बेहतर होता है। दूसरी अजम्पशन है लिखनी पड़ेगी आपको कि ये अजम्पशन हमने यूज की हुई है। पॉजिटिव अजम्पशन में कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जब तक कि एग्जामिनर खुद ना बता दे हमें। ठीक है जी। जी बच्चे, सैलरीड केस हो गया। अच्छा बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं। स्लैब कौन सी है ये? फिफ्थ स्लैब। स्टार्ट कहां से हो रही है? 3.2। टैक्स ऑन रुपीज 32 लाख रुपए। कितनी अमाउंट? 430,000। 41 लाख वाली है तो वही होगी स्लैब। 41 लाख तक है जी। कितनी अमाउंट है? 7 लाख। बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। तो टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 41 लाख वो हो जाएगा 7,72,000 एट द रेट ऑफ अच्छा बच्चे, अब ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई। अच्छा, अब ये फुल टाइम टीचर भी है। पहले जो अलाउंस आएगा या क्रेडिट आएगा वो किसका आएगा? फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन आएगा। तो पहले हम लेस करते हैं फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर के लिए बच्चे हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी कि टीचर पे टैक्स लायबिलिटी का क्या है। ठीक हो गया। टैक्सेबल सैलरी इनकम, टैक्सेबल सैलरी इनकम जरा कैलकुलेट करते हैं आप लोग। मैं पॉज करता हूं, आप जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा टैक्सेबल सैलरी इनकम। जी बच्चे, मैं करता हूं। अब आपने मुझे बताना है ये टैक्सेबल सैलरी इनकम कितनी है। 40 लाख। जी बच्चे, स्लैब कौन सी बनी? तो टैक्स ऑन रुपीज 32 लाख, 4 लाख। तो टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 32 लाख 8 लाख एट द रेट ऑफ 2,40,000। ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। इसका 25% टैक्स रिबेट होगा। तो बच्चे, फुल टाइम टीचर अलाउंस जी कैलकुलेट कर देते हैं डायरेक्ट ही। 670,000 मल्टीप्लाई बाय 25%। जी बच्चे, अब हमने इसमें से लेस करना है टैक्स क्रेडिट या रिबेट ऑन डोनेशन। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। जी बच्चे, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन में टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट कितनी है? 8,02,700। टैक्सेबल इनकम कितनी अमाउंट बन रही है बच्चे? 4872,000। ये अमाउंट है। इसको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से। अमाउंट देखें, दो इंफॉर्मेशन है। एक है एक्चुअल डोनेशन की अमाउंट। एक्चुअल डोनेशन कितनी अमाउंट है डोनेशन की? जी 15 लाख ये अमाउंट हो गई। और सेकेंड वन बी 30% ऑफ
टैक्सेबल इनकम। ये हो गया 4872,000, उसका 30%। अब इन दोनों में से लोअर कौन सी है? 1461600। टू 4081। जी बच्चे ये टैक्स क्रेडिट की अमाउंट है जी। ये टैक्स पेएबल आ गया बच्चे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? आसानी से समझा पाया हूं बात? जी बच्चे क्लास वर्क ये तो हमने सॉल्व कर लिया। ये आपका होमवर्क है बच्चे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन किया जाता है उस पे भी कुछ अलाउंस क्रेडिट मिल जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर कोई भी एलिजिबल पर्सन इनकम डिराइव करे सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस, दो हेड की बात होने लगी है सैलरी में और इनकम फ्रॉम बिजनेस में। उन दो लोगों को ये सिर्फ टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसके अलावा किसी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर सैलरी की इनकम ड्राइव करता है या इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो इंटाइटल्ड होगा वो कि उसे टैक्स क्रेडिट मिले ऑन कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम पेड टू अप्रूव्ड पेंशन फंड वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स के तहत, और वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे मिलेगा। लोअर ऑफ होगी फिगर, वो दो फिगर्स में से जो कम होगी उस पे। वो कैसे? उसने बोला है आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, यहां तक बात अगर समझ में आ गई है तो फिर आगे फर्दर हम वो अमाउंट की बात पढ़ते हैं। ये देखे ना, ये एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा टैक्सेबल इनकम। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से, वो अमाउंट लोअर ऑफ होगी। और ये फॉर्मूला किसके लिए? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब समझ आइए बात की। देखिए मैं दोबारा रेफर करता हूं। टैक्स रिबेट अगर किसी पर्सन की इनकम सैलरी की है, इनकम फ्रॉम बिजनेस की है, उसे प्रीमियम पे या कंट्रीब्यूशन पे अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स के तहत मिलेगा। क्रेडिट कैसे मिलेगा? एवरेज रेट के मुताबिक। और अमाउंट कैसे होगी? लोअर ऑफ। अच्छा, लोअर ऑफ में पहली है एक्चुअल अमाउंट कंट्रीब्यूशन की या प्रीमियम की जो आपने पे किया, टोटल कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी 20% टैक्सेबल इनकम, 20% ऑफ द
टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज, इन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगी। अच्छा, अब पहला सवाल ये पैदा हुआ कि जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था तो लिखा हुआ था एलिजिबल पर्सन, कहीं भी नहीं लिखा हुआ था एलिजिबल। इसका मतलब एलिजिबल पर्सन कौन होगा, ये डेफिनेशन गिवन है, हर वो इंडिविजुअल पाकिस्तानी जिसके पास वैलिड नेशनल टैक्स नंबर हो, एनटीएन नंबर हो, या कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड हो। ठीक हो गया जी बच्चे। कहता है आपका अकाउंट बना हुआ है, दो अकाउंट्स हैं आपके, अगर आप एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अपने वॉलंटरी स्कीम के तहत, एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट, तो ये शो होगा कि आपने कंट्रीब्यूशन किया, नहीं, वो क्वालिफाई नहीं करेगा। समझ आ गई जवाद साहब? जवाद साहब क्या करते हैं, दो अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, दोनों में कंट्रीब्यूशन भी किया और एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी हुआ, तो क्या शो हो रहा होगा कि एक अकाउंट में पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर शो करवा दिया, ये देखे मैंने पेंशन, वो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया, नहीं, वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ लीजिएगा, मैं अब कैलकुलेशन की तरफ आऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल है। उससे पहले हम पॉइंट ऑफ सेल, ये छोटी सी बात रह गई है, ये पढ़ लें, फिर उसके बाद अगर वक्त मिला तो कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको रेफर करवा दूंगा। ठीक हो गया? पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या कॉन्सेप्ट क्या, पहले ये सुन लें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको पढ़ भी लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम किसी भी आउटलेट पे या किसी भी शॉप, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी भी बेकर्स एटसेट्रा, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पे सेल मशीन होती है। उन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पीओएस। क्या वर्ड बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पीओएस। हम ये देखेंगे कि सेल्स टैक्स के अंदर रिटेलर का सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होना एज ए जरूरी है। अब उस केस में सेल की हर ट्रांजैक्शन आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बतानी होती है। उसके लिए पहले एनेक्सर होता था और उसमें हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स में, अभी मैं जिक्र भी नहीं करूंगा। उसमें हम एक एक अपनी ट्रांजैक्शन को पंच किया करते थे। मैंने इतने का सामान बेचा। जब पूरे महीने भर की इंफॉर्मेशन एफबीआर को दी जाती तो लोग सही से इंफॉर्मेशन भी नहीं देते थे और इंफॉर्मेशन देते हुए दुश्वारी का सामना भी होता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मुश्किल होता जाता। जिद्दत आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपना एक सिस्टम डेवलप कर दिया और कहा आप अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को हमारे इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दें, अटैच कर दें। और ये इंटीग्रेट करना है रियल टाइम रिपोर्टिंग में। कैसे इंटीग्रेट करना है? रियल टाइम रिपोर्टिंग का मतलब है जूं ही सेल हुई उसी वक्त एफबीआर के पोर्टल में वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी कि इतने का सामान बिक गया, और वो एफबीआर का यूनिक नंबर भी उस रसीद पे मेंशन हो जाता। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो एफबीआर का पोर्टल है, उसमें साइन इन करें। साइन इन करने के बाद किसी भी इनवॉइस को उस पोर्टल पे जाके स्कैन करें, वो आपको उसी टाइम रसीद वेरीफाई कर देगा और उस रसीद की सारी इंफॉर्मेशन बता देगा आपने इतने का सामान इस जगह से खरीदा। और अगर वो इंटीग्रेट नहीं होगा तो उसी वक्त आ जाएगा ये इंटीग्रेटेड नहीं, ये या रसीद अनवेरिफाइड आएगा। उसके लिए
पीओएस, अब मशीन खरीदनी पड़नी थी लोगों को, अब मशीन खरीदते हुए उनके एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे, रिटेलर्स को, बिजनेसमैन को, उस एक्सपेंडिचर्स पे ये क्रेडिट दिया जा रहा है। अब बात समझा पाए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, क्रेडिट कैसे मिलेगा? क्रेडिट होगा लोअर ऑफ, क्या होगा बच्चे? दो अमाउंट्स कम से कम हो तो फिर लोअर ऑफ का वर्ड यूज होता है, एक अमाउंट के लिए वर्ड लोअर ऑफ तो नहीं बोला जा सकता सोहेब साहब। फर्स्ट वन, पहली, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की जितनी कॉस्ट है और ₹150,000, ये याद रखिएगा, पर मशीन। इन दोनों में से जो अमाउंट क्या हो, कोई भी पर्सन जो रिक्वायर्ड है, जिसको रिक्वायर्ड का मतलब है जरूरी है, जिसको एफबीआर ने कह दिया है कि वो इंटीग्रेट करे एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ रियल टाइम रिपोर्टिंग में सेल और रसीद को, उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। कॉस्ट पे, किसकी कॉस्ट पे? पॉइंट ऑफ सेल मशीन की कॉस्ट पे। पॉइंट ऑफ सेल मशीन को पढ़ लीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। टैक्स क्रेडिट की अमाउंट टैक्स ईयर में पॉइंट ऑफ सेल मशीन में जब वो इंस्टॉल करेगा या इंटीग्रेट करेगा एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम में, लोअर ऑफ अमाउंट के साथ होगा। कॉस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन या 1,50,000 रुपया पर मशीन। यहां तक बच्चे बात क्लियर है जी? क्या हुआ? वन टाइम ही है, हर साल तो नहीं मिलेगी कॉस्ट। क्या मशीन हर साल खरीदेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई ना, तो कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई, एक दफा जब खरीदा तब कॉस्ट है, उससे अगले साल तो कोई कॉस्ट नहीं। इंस्टॉल्ड, उसने यही बोला ना, जिस साल आप इंस्टॉल्ड करेंगे या मशीन खरीदेंगे उस साल। अगर आपने मशीन खरीद ली 1,80,000 रुपए की, तो आपको क्रेडिट मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक का मिलेगा? 1,50,000 तक का। बस लोअर ऑफ अमाउंट कौन सी होगी? 1,80,000, 1,50,000, कौन सी अमाउंट? 1,50,000। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, यहां तक बात कोई कंफ्यूज तो नहीं कर रही? दो क्रेडिट्स रह गए हैं जो यहां पे हमने अपडेट नहीं किए, उनको भी अपडेट कर लेते हैं, बता दीजिएगा। फिफ्थ वन, टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड। क्या फॉर्मूला पड़ा था? टैक्स लायबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, और अमाउंट के लिए हमने पढ़ा लोअर ऑफ। जी बच्चे, लोअर ऑफ। बच्चे फर्स्ट वन, पहली अमाउंट क्या होगी? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड। सेकेंड वन, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। नोट में बातें allowed to eligible person
दूसरी बात, इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इन दो के केस में ये अलाउ होगा सिर्फ। Sixth one and the last one, POS machine. Tax credit on POS machine cost of machine की कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन ₹150,000 पर machine, whichever is लोअर, इन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगी। ये मैं आज शेयर कर दूंगा आप लोगों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 8.2, दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इनके साथ लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, एक बात सुनिएगा जरा। अगर बच्चे इसके बाद ये जो अमाउंट माइनस हो जाएगी, ये अमाउंट बन गई। अब कुछ बात जरा समझनी है। अगर मैं कहूं टैक्स लायबिलिटी, एक 100 रुपए की बनी, माइनस करते हैं इसमें से टैक्स क्रेडिट, अगर वो 80 रुपीज का है तो बाकी 20 रुपीज क्या हो जाएंगे, टैक्स पेएबल। अगर टैक्स लायबिलिटी 100 की है और टैक्स क्रेडिट 120 का आ गया, बाकी 20 क्या हो जाएंगे, नहीं, नॉट रिफंडेबल। ये याद रखिएगा, इसके अगेंस्ट कोई रिफंड अलाउ ना ही, नॉट कैरीड फॉरवर्ड, और ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होंगे, ना ही इनके अगेंस्ट रिफंड मिलेगा, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर अमाउंट रिबेट की मोर देन टैक्स लायबिलिटी हुई, अगर टैक्स रिबेट टैक्स क्रेडिट से ज्यादा हुआ, टैक्स रिबेट ग्रेटर देन टैक्स लायबिलिटी, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। नो रिफंड शैल बी अलाउड, नोर इज द सेम अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, ना ही ये क्या होगा, या कैरिड बैक होगा। सवाए वो लॉसेस वाले चैप्टर में बिजनेस के कुछ हैं, वो पढ़ेंगे। However, if tax paid or deducted at source is more than tax liability, लेकिन अगर एडवांस टैक्स ज्यादा अदा हो गया
तो फिर बाकी रिफंड मिलेगा, वो याद रखिएगा, वो रिफंड मिलेगा। एक्सेस शैल बी रिफंडेड या कैरिड फॉरवर्ड। और ये रिबेट हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके पास पर्पस के क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसके एमसीक्यूज भी देखिएगा बच्चे आप लोग, ठीक है।